दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का ये 69 लेक्चर है और बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम लोग उद्योग वाले टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं। अलग अलग इंडस्ट्री जो अलग अलग उद्योग हैं उनके बारे में कवरिंग कर रहे हैं और बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी इसके बाद भी आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, जैसे ऑटोमोबाइल क्षेत्र बचा हुआ है। तो इस तरह से जो भी टॉपिक बचे होंगे सबसे पहले मैं उन सभी को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, हाँ एक बात है कि सब्जेक्टिव प्रोग्राम में जो आपका रिस्पांस आना चाहिए वो रिस्पांस आ नहीं रहा। फिलहाल इंडियन ज्योग्राफी समाप्त हो जाता है तो फिर मैं सब्जेक्टिव कार्यक्रम बंद करने वाला हूं, क्योंकि जब आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा तो मुझे लग रहा है कि अब जरूरत से ज्यादा चीजें आपको मिल रही होंगी। क्या है ना कि बहुत ज्यादा अगर आपको फ्री में दे दिया जाए तो भी आप परेशान हो जाते हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। कुछ बच्चे परेशान होंगे बट बाकी बच्चे को लगता है परेशानी नहीं होगा। चलो फिलहाल जो भी हो, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों उर्वरक उद्योग के बारे में और पढ़ेंगे कुटीर उद्योग के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट दोनों उद्योग है तो इन दोनों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। काफी प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किए हैं तो जल्दी से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि उसके माध्यम से पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर सीधा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुटीर उद्योग के बारे में। ठीक है, देखिए कुटीर, जिसको हम कॉटेज इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। कुटीर उद्योग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कॉटेज। ठीक है, तो कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में भी जानते हैं। खरा यह भारत का परंपरागत उद्योग है। परंपरागत माने क्या होता है भाई? एक एक वर्ड की मीनिंग समझिए। परंपरागत माने क्या होता है? ऐसा उद्योग जो परंपराओं से चला हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आपके घर पे बीड़ी बनता है, बीड़ी जानते हैं ना, ये कुटीर उद्योग है। ठीक है, आज भी बहुत सारे परिवार बीड़ी बनाने में, अगरबत्ती बनाने में, मोमबत्ती बनाने में, पतंग बनाने में, मांझा बनाने में, ठीक है, ये सब छोटे छोटे उद्योग, इसके लिए कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं लगी होती। ठीक है, तो छोटे छोटे उद्योग हैं, ये आम लोग अपने घरों में बनाते रहते हैं। तो एक जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है ना, वो लोग करते जाते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है तो वो करते जाते हैं। ठीक है, तो एक परंपरागत उद्योग है जिसमें कम पूंजी भी लगता है, ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं है, ज्यादा व्यक्तियों की जरूरत नहीं है। 5 लाख से भी कम अगर पैसे हैं और घर में 2 4 10 लोग हैं तो भी आप इस तरह के उद्योग को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसलिए इसे परंपरागत उद्योग या कुटीर उद्योग का नाम दिया गया। एक आप लोग पढ़ते होंगे दोस्तों हस्त शिल्प उद्योग, वो अलग होता है। उसमें क्या होता है? कपड़ों पर कढ़ाई की जाती है। आपने कुरुई देखा होगा, कुरुई। ठीक है, जूट के जो बर्तन बनाए जाते हैं वो हो गया। और बेना जानते हैं ना, बेना, पंखा जो झलने वाला होता है, वो सब बनाए जाते हैं। तो बहुत सारे हाथ के आइटम भी होते हैं, वो हस्तशिल्प उद्योग में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो शिल्प माने शिल्पकारी करना होता है, कुम्हारकारी हो गया, लकड़ी की नक्काशी हो गया। ठीक है, ये सारे काम इसमें आते हैं। आगे लिख रहा है 60 लाख से भी अधिक लोग, भारत में 60 लाख से भी अधिक लोग इस तरह के कुटीर उद्योगों के माध्यम से जुड़कर अपने परिवार का और अपना भरण पोषण कर रहे हैं। यानी काफी लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार मिला हुआ है। अगर मोटी मोटा बात करें दोस्तों इस क्षेत्र में, तो आपको पता होगा गुजरात में दूध उद्योग बड़ा फेमस है, आनंद मिल्क वहीं पर है। ठीक, अमूल वाली मिल्क इंडस्ट्री जो वहीं पर है। दूसरा लिख रहा है हैंडलूम एवं पावरलूम उद्योग के लिए राजस्थान है। ठीक है, याद रखेगा राजस्थान, ये देखिए हैंडलूम पावरलूम क्या है, आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये कई जगह पे है। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो वहां पर पत्थर हैं, आपने देखा होगा मकराना संगमरमर का जो पत्थर है या पत्थरों की जो नक्काशी है वो सब वहां पे बहुत ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, काशीदारी हो गया, हस्तशिल्प उद्योग हो गया उत्तर प्रदेश का। ठीक है, हैंडलूम और पावरलूम हो गया, तो ये सभी गुड़ उद्योग हो गया। ठीक है, तो ये सभी प्रमुख उद्योग है जो छोटे छोटे उद्योग हैं। आगे लिख रहा है बहरामपुर कोलकाता में रेशम संबंधी अनुसंधान के लिए केंद्रीय रेशम उद्योग अनुसंधान संस्थान जो है बनाया गया है। रेशम कीट के जो पालन होते हैं, मैंने आपको बताया था कि 5 अलग अलग वैरायटी के होते हैं और अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से आपका जो सबसे फेमस है, जो सबसे ज्यादा किया जाता है, वह शहतूत के वृक्ष पर रेशम का पालन किया जाता है। रेशम पालन को या रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर का नाम दिया जाता है। तो इसका जो अनुसंधान संस्थान है वो पश्चिम बंगाल में है, कलकत्ता में, बहरामपुर में। ठीक है, आगे लिख रहा है भारत में मलबरी, तसर, मूंगा, एरी, ये प्रमुख किस्में हैं रेशम की जिससे रेशम बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए दे रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है ये देश के 5% से अधिक गुड़ और खंडसारी, गुड़ जानते हैं क्या होता है? गुड़ नहीं जानते हैं? भेली का नाम सुना है?
ठीक है, गुड़ का नाम सुना होगा, राब का नाम सुना होगा, भेली का नाम सुना होगा, या कुछ नहीं तो आपने ईख यानी गन्ना का नाम सुना होगा। जब ये गन्ने का उत्पादन होता है ना तो गन्ने के रस को जो है गला करके उसमें कई सारे मतलब फिल्ट्रेशन होते हैं और तब जाकर के इन चीजों का निर्माण किया जाता है। इनसे बहुत सारे आइटम भी बनते हैं, ठीक है। जैसे आपने चिक्की वगैरह का नाम सुना होगा, जिसमें मूंगफली की कैंडी, एक कैंडी बनाया जाता है, इसमें मूंगफली मिलाकर गुड़ में जो है ये तैयार किया जाता है। तो तमाम आइटम इसके तैयार किए जाते हैं। तो कह रहा है ये गुड़ और खंडसारी का उत्पादन करता है। कुटीर उद्योगों के विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अलग अलग जो है संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। तो उनका नाम क्या है? जैसे आपसे पूछ ले कि कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो याद रखिए कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी 1948 में। देश को आजादी मिला 47 में, और आजादी के तुरंत बाद हमारे पास कोई हथियार नहीं था कि हम तुरंत बड़ी बड़ी कंपनियां खोल लें। ऐसे में जो छोटे छोटे उद्योग थे, जो कम पूंजी में और घर के लोग एक जगह बैठकर कर सकते थे, उस पर योगदान देने की जरूरत थी। इसलिए सबसे पहले कुटीर उद्योग बोर्ड बनाया गया 1948 में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आया केंद्रीय सिल्क बोर्ड बनाया गया, क्योंकि सिल्क का काम जो था वो भारत में आज से नहीं, बहुत साल, कई हजार साल से सिल्क के काम चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए केंद्रीय सिल्क बोर्ड बनाया गया, क्योंकि सिल्क के काम से लोग परिचित थे। तो 1949 में सिल्क बोर्ड बनाया गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1950 में आपसे प्रश्न पूछता है सभी, ठीक है। 1950 में हथकरघा बोर्ड बनाया गया। सिंपल याद रखें, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, ठीक है। ये 1950 में बनाया गया, ठीक है। आप जानते होंगे हथकरघा के माध्यम से क्या किया जाता था? चरखा चलाया जाता था, सूत काटा जाता था, ठीक है। सब याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अखिल भारतीय हस्तकला, हथकरघा 50 में है, हस्तकला 53 में है। कब है? 1953 में। 1953 वही साल है दोस्तों जब भारत रत्न देने की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो याद रखेगा भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953 में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, ये परीक्षा में बहुत बार आया है। स्टार लगा दीजिए, 1 2 3 4 जितना स्टार लगाना हो लगा लीजिए। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कब आया है? 1954 में आया है। तो आप ऐसे करके याद सकते हैं। कुटीर उद्योग की आवश्यकता सबसे पहले थी 48 में, हो गया। रेशम वाले से पहले ही जानकारी थी, तो सिल्क बोर्ड जो था 1949 हो गया। उसके बाद अखिल भारतीय हथकरघा 50 में आया। हस्त कला का जो बोर्ड बना वो 53 में बना। और खादी ग्रामोद्योग, खादी कपड़ों की, ठीक है, और ग्रामोद्योग वो जो बोर्ड बनाया गया 1954 में बना, ठीक है। लघु उद्योग बोर्ड दोस्तों ये भी 1954 में बना है। और केंद्रीय विक्रय संगठन बना 1958 में। ये इतने टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तभी मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला दे रहा है दोस्तों भारत के कुछ प्रमुख कुटीर उद्योग है जिसके बारे में बताना चाहता हूं, और कौन कौन से राज्य में कौन कौन से लोग उस उद्योग से जुड़े हैं मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। जैसे एक सामान्य सा उद्योग है बीड़ी बनाना, ठीक है। हालांकि बीड़ी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, बट ये भारत के में कुटीर उद्योग के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे परिवार इसी पर जुड़े हुए हैं। तरह एक प्रसिद्ध कुटीर उद्योग है। यह उद्योग मुख्य रूप से बस्तर कहां पड़ता है भाई? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। बस्तर कहां पड़ता है? बस्तर हो गया, बेलगाम हो गया, भंडारा हो गया, पिंड हो गया। अच्छा, वहां के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, ठीक है, उनके द्वारा, ठीक है, हैदराबाद, जबलपुर, जगदलपुर, पुणे, बड़ोदरा, इन सभी स्थानों पर ये आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। अच्छा, आपने बीड़ी देखा होगा दोस्तों। बीड़ी में होता क्या? सुरती जो होती है उसको एक स्पेशल पत्ते में जो है लपेट दिया जाता है और एक छोटा सा जो है धागा बांध दिया जाता है, उसको पैक कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपने नाम सुना होगा, 501 का नंबर सुना ना, चंद्रिका बीड़ी का नाम सुना होगा, 501 सुना होगा, ठीक है। अरे जरूरी नहीं कि इंसान पीता हो तभी याद हो यार, ऐसे भी याद हो सकता है, हाँ, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो यहां पर ये चीजें आपको ध्यान देने वाली बात है। आगे लिख रहा है कि एक तेंदू पत्ता, तेंदू लिप्स का नाम याद रखेगा। तेंदू पत्ते होते हैं जिसमें इसको पैक किया जाता है, ठीक है। तो लिख रहा है बीड़ी, ये तेंद लिखा हुआ दोस्तों, यहां तेंदू कर लीजिएगा। कह रहा बीड़ी तेंदू पत्तियों कचनाल से तथा कचनाल से बनाई जाती है। भारत द्वारा बीड़ी का निर्यात भी किया जाता है। कई सारे एशियाई देश हैं, यूरोपियन कंट्री हैं या फिर अफ्रीकी देश हैं, वहां तक भारत की बीड़ी सप्लाई की जाती है। हल्के में मत लो। बीड़ी क्या होता है? बीड़ी का एक्सपोर्ट भी किया जाता है, यानी जो यूरोपियन कंट्री है ना वो भी बीड़ी क्या करते हैं? लेते हैं, ठीक है। सिगरेट वहां पर आम बातें हो गई, इसलिए थोड़ा सा उनको एंटीक चीज चाहिए होता, तो बीड़ी भी वहां पर चलन में है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। करा खेल सामग्री, करा यह भारत का बहुत पुराना कुटीर उद्योग है जिसमें खेल से संबंधित चीजों का उत्पादन किया जाता है, बनाया जाता है। करा कच्चे माल के रूप में मुलायम लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है, रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है, वस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है, धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी का यूज करके खेल सामग्रियां तैयार की जाती हैं, ठीक है।
है। आगे लिख रहा है यह उद्योग जालंधर हो गया, लुधियाना हो गया, अहमदाबाद, अंबाला, दिल्ली, मेरठ दोस्तों याद किया जाता है खेल सामग्री के लिए। मेरठ बहुत बड़ा सेंटर है, ठीक है। मोदी नगर हो गया, तो ये सभी स्थान है जहां खेल सामग्रियां बनाई जाती हैं, ठीक है। टोकरी बनाना, टोकरी जानते हैं ना, बांस की टोकरी बनाना, तो ये काफी आसान होता है और जगह जगह पे लोग मिल जाते हैं, ठीक है। करा ये उद्योग सामान्यतः देश के पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्रों तक ही सीमित है। टोकरी बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग किए जाने वाला कच्चा माल क्या है? बांस है, बेत है या फिर विलो है। विलो की लकड़ियां होती हैं जिससे बल्ले वगैरह बनाए जाते हैं। क्या ये क्रिकेट वाला बल्ला होता है ना, स्टंप वगैरह जो होता है, वो विलो की लकड़ियां से बनाई जाती हैं, काफी हल्की होती हैं और अच्छा भी रहता है, ठीक है। तो याद रखिए इनका इस्तेमाल होता है और ये जो लकड़ियां खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, इस वजह से इस तरह के उद्योग जो है पहाड़ी क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। करा ये उद्योग मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, महाराष्ट्र, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, यहीं पर जो है फैले हुए हैं, ठीक है। अगला है लाख उद्योग। अभी दोस्तों लाख उद्योग के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा कि लाख उद्योग जो था उसको कृषि उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा, क्योंकि वो लाख का अच्छा खासा उत्पादन करता है। तो याद रखेगा करा लाख एक प्राकृतिक रेजिन है जो कीड़े का स्राव होता है, कीड़े से निकलता है, ठीक है। जैसे रेशम कीट का पालन होता है, ठीक है, कोकून का, उसी तरह से भी होता है। तो याद रखें कर यह कीड़ा बरगद हो गया, बबूल हो गया, पीपल हो गया, कुसुम हो गया, पलास हो गया, इन सभी वृक्षों पर पाया जाता है। कर लाख का प्रयोग किसमें किया जाता है? पॉलिश करने के लिए किया जाता है, ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग में आता है, छपाई की स्याही बनाने में, गोंद बनाने में, विद्युत शोधन इत्यादि बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह कुटीर उद्योग के रूप में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इन सभी स्थानों पर आपको मिल सकता है। कर थाईलैंड और मलेशिया के बाद, थाईलैंड और मलेशिया के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा लाख उत्पादक देश माना जाता है, ठीक है। थाईलैंड और मलेशिया के बाद लाख उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे जरा दोस्तों भारत अपने कुल लाख उत्पादन का 85% क्या कर देता है? एक्सपोर्ट कर देता है, दूसरे देशों को बेच देता है। 15% में इसका पूरा काम चल जाता है। करा कुछ अन्य उत्पाद भी हैं, जैसे कश्मीर में अगर साल की बात कर लें, कश्मीर के साल बड़े फेमस होते हैं, कश्मीर का केसर बड़ा फेमस है, कश्मीर का जो कंबल वगैरह होता है वो बड़ा फेमस है, ठीक है। तो याद रखिए सभी कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। लखनऊ में कुर्तों की कटाई है, चिकन कपड़ों का काम होता है, चिकन कपड़ों का काम होता है लखनऊ में, ठीक है। तो वो काफी फेमस, वो भी कुटीर उद्योग से संबंधित है। तमिलनाडु में पटाखा वगैरह बनता है, तो वो भी वहां के लिए एक कुटीर उद्योग है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, समाप्त नहीं हुआ है। आगे हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में दोस्तों? रसायन उद्योग के बारे में। और रसायन उद्योग के बारे में डिटेल से काफी चीजें बातचीत किया जाता है। दोस्तों अगर हम रसायन उद्योग की बात करें तो रासायनिक सामानों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहां पर होता है? जैसे रसायन का इस्तेमाल कहां पर होता है? खेतों में होता है। क्यों होता है? किसानों को क्या जरूरत पड़ी है खेतों में रासायन डालने की? दोस्तों होता क्या है कि जब किसान खेती करता है तो वहां पर जिन भी पौधों का लगाता है वो पौधे क्या करते हैं, उस मिट्टी से, जिस मिट्टी में लगे हुए हैं, उस मिट्टी से जो उर्वरक तत्व हैं वो क्या कर लेते हैं? खींच लेते हैं, अपने पास ले लेते हैं। ऐसे में उस मिट्टी में उर्वरक तत्वों की कमी हो जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? रासायनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो वही दे रहा है। कर वर्तमान में वैज्ञानिक कृषि का श्रेय रासायनिक उर्वरकों को जाता है, क्योंकि इनके सीमित और उचित मात्रा में उपयोग से। ऐसा नहीं कि आप कितना भी ले जाके डाल दो, इसीलिए तो सॉइल हेल्थ कार्ड योजना बना था 2015 में। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना आया कि भाई किसान पहले अपने मिट्टी का जांच कराएं और पता करें कि इस मिट्टी में किस उर्वरक तत्व की कमी है। जिसकी कमी है केवल उसको वही दिया जाए। अनायास का अगर रासायन का इस्तेमाल करेंगे तो नुकसानदायक होता है। तो कर सीमित मात्रा में और उचित उपयोग से फसलों के विकास में भी सहायता मिलती है और भूमि की उर्वरकता भी क्या हो जाती? बढ़ जाती है। भूमि की अगर उर्वरकता बढ़ गई तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, किसानों का जो उत्पादन है वो उत्पादन भी बढ़ जाता है। इसी वजह से दोस्तों किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ध्यान देंगे, इसी वजह से इसका रासायनों का इस्तेमाल किया जाता है। करा चूंकि किसी कृषि फसलें मिट्टी के खनिज तत्वों जैसे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के लिए दोस्तों यूरिया मिलाया जाता है। यूरिया में लगभग 46% तक नाइट्रोजन होता है, तो ध्यान दीजिएगा। करा फास्फोरक हो गया, गंधक हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम हो गया और लौह तत्व हो गए। इन सभी तत्वों की तीव्रता से कमी होती है, क्योंकि पौधे क्या कर लेते हैं? सोख लेते हैं, इसीलिए रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। करा स्वतंत्र भारत में यह सबसे नवीन उद्योग है और देश में हरित क्रांति को बढ़ावा देने में इसका सबसे बड़ा योगदान रहा है। हरित क्रांति में क्या था? यही था, रासायनों का उपयोग करना ही हरित क्रांति थी। करा देश में सुपर फास्फेट उर्वरक का जो पहला कारखाना था वो तमिलनाडु में लगाया गया था। कहां पर? तमिलनाडु के रानीपेट में लगाया गया था 1906 में। पहला कारखाना उर्वरक का सुपर फास्फेट
जिसका इस्तेमाल हम खेतों में करते हैं, उसके लिए जो कारखाना बनाया गया था 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में लगाया गया था। इसके अलावा 1944 में दोस्तों ध्यान दीजिएगा कर्नाटक के वेलेगुला नामक स्थान पर और मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का नाम सुना होगा, जहां पर अमोनिया का कारखाना खोला गया, अमोनिया उर्वरक बनाया जाता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। करा भारत नाइट्रोजन उर्वरकों के उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है। किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है, ठीक है, नाइट्रोजन के इस्तेमाल में, ठीक है, उत्पादन में। करा देश में इस समय 57 बड़ी उर्वरक इकाइयां हैं, जिनमें नाइट्रोजन और विभिन्न प्रकार के जो उर्वरक हैं जिनकी जरूरत पड़ती है उसका प्रोडक्शन किया जाता है। 57 बड़ी इकाइयां हैं। करा उर्वरक उद्योग के लिए नेप्था, रॉक फास्फेट, सल्फर, जिप्सम, प्रगलक गैस, ये सभी कच्चे पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। यदि गैस की उपलब्धता नहीं है तो याद रखिए संयंत्र को कोयले की मदद से भी चलाया जा सकता है, ठीक है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। करा भारत में कोयला आधारित जो उर्वरक संयंत्र है वो कहां पर है? तो भिलाई और कोरबा में है। भिलाई कोरबा पड़ता है छत्तीसगढ़ में, ध्यान दीजिएगा, भिलाई कोरबा में है। दुर्गापुर में देखा होगा आपने दोस्तों, वहां पर स्टील इंडस्ट्री भी है, लौह एवं इस्पात उद्योग भी वहां पर है, ठीक है। ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर वाला संयंत्र बनाया गया था, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, जहां पर कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र भी लगाया गया है। रामागुंडम जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहां पर भी उर्वरक संयंत्र लगाया गया है। जमशेदपुर हो गया झारखंड में, और सिंदरी हो गया, वहां पर भी लगाया गया है। राउरकेला और तलचर हो गया उड़ीसा में है, ठीक है, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था, ठीक है, यहां पर। और ये वो इस्पात केंद्र की बात कर रहा हूं, ये उर्वरक संयंत्र है वहीं राउरकेला में ही है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। करा भारत में उर्वरक इकाइयां जो फर्टिलाइजर यूनिट्स हैं वो कहां पर कितनी है? तो 4-5 का नाम मोटी मोटा मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला लिख रहा है फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम शॉर्टकट में एफसीआई का नाम देते हैं, ठीक है, एफसीआई का नाम देते हैं। करा एफसीआई का स्थापना 1961 में हुआ। सिंदरी जो अभी हमने पढ़ा झारखंड में, और जो भाखड़ा नांगल का नाम सुना होगा, जहां पर बांध बना हुआ, डैम बनाया गया है पंजाब में, तो ये जो नांगल है, नांगल पंजाब में फर्टिलाइजर संयंत्रों की स्थापना की गई थी 1961 में सबसे पहले, ठीक है, एफसीआई की स्थापना हुई। एफसीआई के अंतर्गत दोस्तों कुल 4 आते हैं, जिसमें से 2 अभी बंद चल रहे हैं। सिंदरी जो झारखंड वाला वो अभी प्रेजेंट टाइम बंद चल रहा है, और गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। एफसीआई कारखाना वो भी बंद चल रहा है, बाकी 2 चल रहे हैं, एक तलचर में है, एक रामागुंडम में, वो अभी स्टार्ट है, चल रहे हैं। एक और है दोस्तों नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, ठीक है, वो याद रखेगा नेशनल। देखिए यहां पर एक और एफसीआई आता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो अलग है, उसको मत समझिएगा, ये फर्टिलाइजेशन कर रहा है, फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई है, ठीक है, तो एफसीआई है, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अलग होता है, ठीक है, तो उससे मत कंफ्यूज रहेगा। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, ठीक है, यानी एनएफएल हो गया। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, और यह कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करता है, ठीक है। इसकी इकाइयां कहां पर है? पंजाब में भटिंडा है, ठीक है, भटिंडा हो गया, नांगल हो गया, और पानीपत हो गया, ठीक है, जो है विजयपुर है, वहां पर बनाया गया है, ठीक है। करा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, इसकी स्थापना 1978 में किया गया। इसको शॉर्टकट में हिंदुस्तान एच फर्टिलाइजर्स क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, और सी माने कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो एचएफसी का नाम देते हैं। इसकी इकाइयां कहां पर है? बरौनी में है, दुर्गापुर में है, और 3 जो है असम में बनाए गए नाम रूप में, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसी तरह से राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, जिसको आरसीएफ बोलते हैं। इसमें ट्रांबे आपने नाम सुना होगा, ट्रांबे का नाम सुना है, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो ट्रांबे में याद रखें 5 संयंत्र बनाए गए हैं। थाल जो है महाराष्ट्र में, वहां पर भी 1985 में व्यावसायिक तौर पर उत्पादन शुरू कर दिया गया था, जिसकी क्षमता 10.57 लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजन की तथा 1.20 मीट्रिक टन फास्फेट के वार्षिक उत्पादन की, मतलब यहां पर खूब प्रोडक्शन होता है। आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको वन टाइम एक बार आप रिव्यू कर लीजिए कि हां कितनी चीजें चल रही हैं, ठीक है। एग्जाम टाइम में एक बार आप ध्यान दे सकते हैं, पढ़ाया इसलिए जाता है कि सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएं, ठीक है। करा फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ठीक है, त्रावणकोर लिमिटेड है, ठीक है, त्रावणकोर केरल में है, ठीक है। करा इसकी 3 इकाइयां, 2 कोच्चि में चल रही हैं और 1 उद्योग मंडल्स में, ठीक है। करा यह केमिकल्स का भी उत्पादन करते हैं। इसी तरह से मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, जहां पर अमोनिया बनाने का कारखाना है, ठीक है, उसको भी याद रखेगा। पारादीप दोस्तों उड़ीसा में पड़ता है, पारादीप फास्फेट लिमिटेड है, 1981 में स्थापित किया गया था। यहां फास्फोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन किया जाता है। इसी तरह से अगर हम सहकारी क्षेत्र की बात करें तो सहकारी क्षेत्र में सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रहा है इंडिया में, वो कर रहा है इफको। कौन कर रहा है? इफको, ठीक है। इफको के कारखाने अलग अलग जगहों पर स्थापित किए गए, जिसमें से 2 कारखाना उत्तर प्रदेश के फूलपुर में है, फूलपुर इलाहाबाद के निकट में है, ठीक है, वहां पर इफको के 2 कारखाने लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर
बात करें तो बरेली में आंवला एक जगह है, वहां पर लगाया गया है, और एक कलोल में है, और एक कांडला बंदरगाह है, ज्वारी बंदरगाह कहा जाता है कांडला को, गुजरात में, वहां पर लगाया गया। ठीक है, तो इसके जो है कुल 5 हो जाएंगे। ठीक है, 6 हो जाएंगे, 6 उत्पादन हो गया। अरे 2 इलाहाबाद वाला हो गया, एक कांडला वाला हो गया, एक कलोल वाला हो गया, एक आंवला बरेली वाला हो गया। ठीक है, तो याद रखेगा। क्रिभको का पूरा नाम है दोस्तों कृषक भारती कोऑपरेटिव, जिसको कृषक भारती कोऑपरेटिव को क्रिभको नाम दे दिया जाता है। तो क्रिभको में याद रखेगा हजीरा एक जगह है दोस्तों, हजीरा में गैस आधारित यूरिया अमोनियम संयंत्र है। हजीरा पड़ता कहां है? तो हजीरा पड़ता है गुजरात में। ठीक है, इसके अलावा यह कंपनी इतने बड़े लेवल पर है कि महाराष्ट्र तक अपने व्यवसाय को बना के रखी हुई है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। करा भारत रासायनिक उर्वरकों के मामले में आत्मनिर्भर तो पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं, लेकिन देश में लगभग 50% जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति है वो हमारे इनके द्वारा हो जाती है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा, जरूर आएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव कार्यक्रम आपका बहुत जल्द समाप्त होने वाला है, इंडियन ज्योग्राफी आपका समाप्त होने वाला। रात में दोस्तों आजकल सवाल जवाब की सीरीज चल रही है, उस सीरीज से जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि अगर आप उससे जुड़ते हैं तो आपका बहुत फायदा होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।